नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारे खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं दिल्ली से खबर सामने आ रही है, संसद भवन में एनडीए के नेताओं की बैठक, जेपी नड्डा की अगुवाई में हो रही है बैठक। अमित शाह और राजनाथ सिंह भी बैठक में शामिल। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मंथन जो है वो तेज हो गया। एनडीए के सभी प्रमुख घटक दल बैठक में मौजूद। वहीं उपेंद्र कुशवाहा, जयंत चौधरी, प्रफुल्ल महंता भी पहुंचे हैं। तो वहीं आपको बताते चले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अहम बैठक जो एनडीए के सभी नेता मौजूद। साथ ही आपको बताते चले संसद भवन में एनडीए के नेताओं की ये अहम बैठक, जहां जेपी नड्डा की अगुवाई में ये बैठक हो रही है। साथ ही आपको बताते चले संसद भवन में यह अहम बैठक जहां उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मंथन तेज हो चुका है। तो वहीं आपको बताते चले अमित शाह और राजनाथ सिंह भी बैठक में शामिल होंगे। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर यह मंथन तेज है। एनडीए के सभी प्रमुख घटक दल बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा, जयंत चौधरी, प्रफुल्ल मेहता भी पहुंचे हैं। वहीं आपको बताते चले दिल्ली से बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जहां संसद भवन में एनडीए के नेताओं की यह अहम बैठक हो रही है, जहां जेपी नड्डा की अगुवाई में यह बैठक। वहीं अमित शाह और राजनाथ सिंह भी बैठक में शामिल। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि रक्षाबंधन में 2 दिन पहले प्रदेश की लाडली बहनों को 1500 रुपए की सौगात दी जा रही है, जिसमें 250 रुपए रक्षाबंधन भेंट स्वरूप शामिल है। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं। सावन का महीना लाडली बहनों के लिए रक्षाबंधन का, भाई और बहनों का ये पवित्र त्यौहार आज से 2 दिन बाद अर्थात परसों 9 तारीख के दिन रक्षाबंधन के सावन महीने की पूर्णिमा का पवित्र त्यौहार मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, प्रदेश की सभी बहनाओं को, लाडली बहनाओं को, देश की सारी बहनों को और विश्व की सनातन संस्कृति की सभी माता बहनों को ये रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक मंगल कामनाएं, बधाई। हमारे लिए और सौभाग्य की बात है, आनंद है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बहनों के खाते में रक्षाबंधन को लेकर के अलग से 250 रुपये की राशि डाली जा रही है और 1250 रुपया जो प्रति माह उनको मिलता है वो हम दे ही रहे हैं, अर्थात इस महीने 1500 मिलेंगे। मैं सभी बहनाओं से अपील करता हूँ, ये 250 रुपये से आप स्वयं अपने लिए कोई गिफ्ट लाएं, साड़ी लाएं या कोई भी चीज़ लाएं। ये भाई की ओर से माननीय हमारी सारी बहनों के लिए मेरा अपना सब प्रेम आपके प्रति हमारा मन का भाव है कि बहनों के हाथ में कुछ न कुछ भेंट देना चाहिए। ये भेंट आपको दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहनों का आशीर्वाद हमको मिलेगा, हमारी सरकार को मिलेगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जांजगीर चांपा जिले के अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल हुए। इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री न सिर्फ प्राधिकरण के पुराने कार्यों की समीक्षा की, बल्कि एक बड़ी घोषणा भी की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में एक अहम फैसला लेते हुए अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के बजट को 50 करोड़ से बढ़ाकर अब 75 करोड़ रुपए कर दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री का यह फैसला सामाजिक समावेश और सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। जांजगीर की इस पावन भूमि में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ है। हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी की उपस्थिति, हमारे प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और विधायक गुरु खुशवंत साहेब की उपस्थिति, हमारे प्राधिकरण क्षेत्र के हमारे सभी विधायकगण, हमारे मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, जिला पंचायत के प्राधिकरण क्षेत्र के अध्यक्षगण और हमारे प्रमुख सचिव, डीजीपी, सभी अधिकारियों के और जिला के कलेक्टर्स सबकी उपस्थिति में अच्छे से संपन्न हुआ है। और हम लोग इस अनुसूचित जाति बाहुल क्षेत्र में ही जांजगीर को ही इस बैठक के लिए चुने, कहे कि उनके बीच में जाकर बैठक करने का आनंद ही कुछ और है। तो आज एक तो जो प्राधिकरण के पुराने
पुराने काम थे उनकी सबकी समीक्षा हुई है और हमारे कलेक्टर्स को हिदायत दिए हैं कि जितने भी। तो वहीं प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कर दिया है कि इस योजना से सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकार भी सब्सिडी दे रही है। यानी लोगों को राहत देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर प्रयास कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार भी नागरिकों को आर्थिक सहायता देने के लिए सब्सिडी दे रही है। तो वहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र के साथ राज्य सरकार भी इस योजना को सफल बनाने में बराबर की भागीदारी निभा रही है। इसी योजना के तहत लोगों को अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने पर वित्तीय सहायता दी जा रही है, वहीं जिससे वे मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकेंगे। हम लोग बिजली बिल हाफ से मुफ्त बिजली की ओर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है जिसमें हम लोग घरों के लिए भारत सरकार से भी सब्सिडी है 2 किलोवाट में 60,000 और प्रदेश से भी हम लोग 2 किलोवाट के लिए 30,000 सब्सिडी दे रहे हैं और इस तरह से 90,000 की सब्सिडी होगी और लागत कुल 1,08,000 है। थोड़ा बहुत वो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बैंक से उनको मिल जाए और कुछ दिनों के बाद मुफ्त में बिजली लोगों को मिलने लगेगी। तो इस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और जब से हम लोग ये नीति यहाँ पर लागू किए हैं लोगों का भारी रुझान। तो वहीं छत्तीसगढ़ का मसीबी जिला जहां बीमारियों से लड़ाई सिर्फ दवाओं से नहीं बल्कि बेहतर सिस्टम और समर्पित स्टाफ से लड़ी जा रही है। वहीं टीकाकरण के क्षेत्र में मसीबी ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खरे के नेतृत्व में लगातार सुधार हुए। वहीं CHC PHC को लेकर शहरी अस्पतालों तक सभी जगह सुविधाएं अपग्रेड की गई। वहीं इसके लिए उन्होंने सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए। आगामी हफ्तों में ये खामी भी दूर कर ली जाएगी। UNDP का यूविन पोर्टल होता है जिसमें कि टीकाकरण की संपूर्ण जानकारी, जिसमें टीकों का संधारण से लेकर के टीकाकरण सत्र जो हम लोग आंगनवाड़ी केंद्रों में लगाते हैं उन सत्रों की पूरी जानकारी को ऑनलाइन यूविन पोर्टल में एंट्री किया जाता है, जिसमें कि 100% एंट्री किया जाना होता है और प्रत्येक हितग्राही जिसको कि टीका लगाया जाता है उसकी भी जानकारी को ऑनलाइन किया जाना होता है। तो ये हमारे जिले ने इसमें 100% एंट्री की है और 100% पूरी जानकारी को ऑनलाइन संधारण किया गया है और टीकों का भी टेम्परेचर का संधारण और सारी जानकारी भी ऑनलाइन 100% की गई है। इसीलिए अभी जो यूविन के सूचकांक आए हैं उसमें जो है मरीनगंज MCB जिला नंबर 1 है। तो वहीं दिल्ली की सियासी गलियों में रक्षाबंधन की मिठास और अपनापन देखने को मिल रहा है। जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्कूली बच्चों के साथ ये पावन पर्व मनाया, बच्चों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी, तो वहीं मुख्यमंत्री ने भी बच्चों को दुलार और उपहारों से नवाजा। तो वहीं रक्षाबंधन के इस भावुक क्षण में रेखा गुप्ता ने कहा, ये मेरे लिए बेहद खास है। मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में ये मेरी पहली राखी है। भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते की डोर आज मुझे बच्चों से जोड़ गई। मेरे साथ दिल्ली का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद है। मुख्यमंत्री ने सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए समाज के भाईचारे और सौहार्द की भावना को और मजबूत करने की अपील भी की। सच में खास है मेरे लिए और रक्षाबंधन जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है, उनके स्नेह का, प्यार का, एक दूसरे की रक्षा करने का। और मैं समझती हूँ कि दिल्ली में इस बार मेरी ये पहली राखी है मुख्यमंत्री के तौर पे। दिल्ली का बहुत ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है और दिल्ली को विकसित करना और यहाँ सुरक्षा देना, एक स्नेह भरा माहौल देना, दिल्ली को स्वच्छ करना, हरा भरा करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। दिल्ली की इस जिम्मेदारी को मैं और अच्छे से निभा पाऊँ, इसके लिए दिन रात काम कर पाऊँ। मैं पूरी दिल्ली को रक्षाबंधन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अपनी बहनों को इसी तरीके से खुश रहने का, मुस्कुराते रहने का शुभकामना संदेश देना चाहती हूँ और भाइयों को तरक्की करने का, आगे बढ़ने का और इस देश को आगे बढ़ाने का
मेरी ओर से संदेश है। हम सब मिलकर के विकसित दिल्ली के अपने लक्ष्य के लिए काम करें और परिवार इसी तरीके से जुड़े रहें, विकसित हो और सबका विकास हो। आप सबको मेरी ओर से रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। तो वहीं मॉनसून सत्र के दौरान लगातार हंगामे का दौर जारी है, जहां विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तो इन सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर नारेबाजी, आरोप प्रत्यारोप और टकराव का माहौल सदन में देखने को मिल रहा है। वहीं इन्हीं सब सियासी हलचलों के बीच आर्यन टीवी के संवाददाता कपिल चौधरी ने यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा से खास बातचीत की। बातचीत में संसद के मौजूदा हालात, विपक्ष की रणनीति और सरकार के रुख पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं डॉक्टर दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा और किस अंदाज में विपक्ष को जवाब दिया, आइए सुनते हैं आपको ये खास बातचीत। विपक्ष नकारात्मक विपक्ष है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। देश का कितना बड़ा जनता का गाड़ी कमाई से कमाया गया पैसा बर्बाद हो रहा है। आज अगर आप देखें तो 21 तारीख से सदन आज हो गया कि आज कितने दिन हो गया है और आज अभी तक सदन नहीं चल पाया है। तो ये जो गैर जिम्मेदाराना विपक्ष है, मैं समझता हूँ कि उसके कारण आज जनता का बहुत भारी नुकसान हुआ है। कितने सैकड़ों 0 आवर थे, स्पेशल मेंशन थे, सैकड़ों क्वेश्चन उठ सकते थे, आज नहीं उठ पाए और कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। SIR कोई मुद्दा थोड़ी है। SIR मुद्दा इसलिए नहीं है कि वो परंपरागत तरीके से चलता आ रहा वो प्रोसेस है और उस प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, इसलिए इस प्रकार का जो का तरीका है वो ठीक नहीं है। जिस तरह से खड़गे जी भी बोलते हैं कि सरकार को चीजों की बात करनी चाहते हैं, सरकार आज 4 दिन से लगातार सभापति जी उनको बोलने का अवसर देते हैं कि आप जनता की बात को रखो, लेकिन वो जनता की बात को रखने के बजाय वो यही कहते हैं कि SR पे हम बोलेंगे। पहले वो जोर जबरदस्ती करते थे कि हमको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो बीजेपी ने खुद ही कहा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मुझे बोलना है, उसके बावजूद वो प्रदर्शन करते थे। SIR में सुप्रीम कोर्ट में बात प्रस्तुत है, सुनवाई जारी है और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसके अधिकारों को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए संविधान का उल्लंघन खुले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिले को विकास की नई उड़ान देने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने संभल में आयोजित मेगा कार्यक्रम में 659 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली 222 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, पुल, पेयजल, विद्युत, शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाएं प्रमुख है। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल के दौरे पर पहुंचे। ये दौरा खास इसलिए रहा क्योंकि 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद हिंसा के बाद सीएम का ये पहला दौरा है। सीएम ने यहाँ कुल 659 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और सड़क जैसे अहम सेक्टर शामिल हैं। सीएम ने जनता को भरोसा दिलाया कि संभल को अब विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। सीएम का ये दौरा संवेदनशील भी रहा क्योंकि 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में गोली लगने से 4 लोगों की मौत हुई थी। इसी के बाद से इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दिया कि राज्य में अब दंगा, अराजकता और धार्मिक उन्माद की राजनीति नहीं चलेगी। उन्होंने प्रशासन को भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारे ग्रंथ कहते हैं कि कल्कि के रूप में भगवान विष्णु का 10वां अवतार यही होगा। इस भूमि को अपवित्र करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं 14 साल के बाद संभल को अपना जिला मुख्यालय भी मिलने वाला है। आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं और रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व मिलने वाले इन उपहारों की शुभकामनाएं भी देता हूं।
9 अगस्त को रक्षाबंधन का पावन पर्व है और रक्षाबंधन हमारे यहां सनातन धर्म की परंपरा में एक पुरोहित के द्वारा एक यजमान के हाथों की यजमान के लिए, एक बहन के द्वारा एक भाई के लिए एक पवित्र संभल की घोषणा हुई थी 2011 में। पिछले 14 वर्षों के पास संभल के पास अपना जिला मुख्यालय है। पुलिस लाइन नहीं, हमने 288 करोड़ पुलिस लाइन के लिए यहां स्वीकृत किए हैं, काम चल रहा है। जैसे पुलिस लाइन का काम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही लगभग 80 एकड़ क्षेत्रफल में जिला मुख्यालय के निर्माण के लिए भी इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स देंगे। एक छत के नीचे जिला से जुड़े हुए सभी कार्यालय एक छत के नीचे लेके आएंगे और जनता को वहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। यहां से संभल की दूरी को कम करने के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी भी देंगे। कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि संभल तो हम सबकी आस्था का प्रतीक है। हरि और हर यानी विष्णु और शिव दोनों का जहां पर एक सामूहिक रूप से दर्शन हो सकते हो, वही है हरिहर। भगवान विष्णु का 10वां अवतार इसी संभल में। हम विकास को जोड़ने के लिए आए हैं। हर उत्तर प्रदेश वासी का विकास पर पूरा अधिकार है। विकास से उन्हें वंचित करके ये बांटने वाले लोग गरीबों के हक पे डकैती डालते थे। गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को मकान नहीं मिलता था, बेटी की शादी के लिए अनुदान नहीं मिलता था, एक गरीब को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलती थी, गरीब बच्चा स्कूल में जाता था, न शिक्षक होता था, न बुनियादी सुविधाएं होती थी, बेटी असमय स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होती थी, क्योंकि विद्यालय में न पेयजल की व्यवस्था थी, न शौचालय की व्यवस्था थी। और आज जब डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, आज आप देख रहे होंगे विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं, बालक और बालिकाओं के लिए पेयजल की व्यवस्था भी है, टॉयलेट की व्यवस्था भी है, अच्छा फर्श बना है। फर्श बनाने के साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी भी है, स्मार्ट क्लास भी है, पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल दौरे के दौरान कहा कि रक्षाबंधन और जन्माष्टमी से पहले मिलने वाली इन विकास परियोजनाओं के लिए प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। साथ ही रक्षाबंधन पर उन्होंने बहनों के लिए 7 और 10 अगस्त को पूरे प्रदेश में फ्री बस सेवा करने की विशेष घोषणा भी की। भाई बहन के बीच संवाद और संपर्क कैसे होने चाहिए, एक पुरोहित का यजमान के प्रति दायित्व क्या होना चाहिए, इन सब के लिए ये पर्व और त्योहार हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। और इसीलिए तो हमारी सरकार ने तय किया है कि 8, 9 और 10 अगस्त को हर वाहन के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और नगर विकास की बसेज में फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल दौरे के दौरान जिले को एक जिला एक उत्पाद यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना में शामिल करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब संभल की पारंपरिक और विशिष्ट पहचान को वैश्विक बाजार तक पहुंचाया जाएगा। पिछली सरकार एक जिले में एक माफिया पालती थी, उस माफिया के गुंडे पूरे जनपद को तबाह करते थे, दंगा करवाते थे, अराजकता फैलाते थे। हमारी सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्पियों को कारोबार के साथ जोड़ रही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज देकर के
बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा दी जा रही है। बिना भेदभाव के हर गरीब को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया जा रहा है। राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। हर गरीब को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है और हर बेटी के लिए शिक्षा के साथ साथ उसकी शादी का इंतजाम के लिए भी सरकार बेटी को विदा करने के लिए भी 1 लाख रुपए का अनुदान सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से उपलब्ध करवा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारें जिले में गुंडा और माफिया पालती थी, जबकि आज की सरकार हर जिले को मेडिकल कॉलेज दे रही है। बता दें कि बीते 8 सालों में 8.5 लाख युवाओं को नौकरी दी गई। न जाति देखी गई, न चेहरा, सिर्फ योग्यता के आधार पर चयन हुआ। युवाओं के लिए भर्ती के अभियान को भी बिना भेदभाव के आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछले 8 वर्ष में 8.5 लाख नौकरी, अभी हाल ही में 60,244 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को सकुशल संपन्न किया गया। हर जनपद के युवा आए थे। चेहरा नहीं देखा गया, जाति नहीं देखी गई। उत्तर प्रदेश का नागरिक है, उसको अधिकार मिलना ही चाहिए। हर हाल में उसका अधिकार उसे दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए संभल की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को विशेष रूप से रेखांकित किया। उन्होंने मंच से कहा कि मैं भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की इस पावन धरती को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। ये भूमि सिर्फ इतिहास नहीं, भविष्य की आस्था का प्रतीक है। सीएम योगी का ये बयान उस मान्यता की ओर संकेत करता है जिसके अनुसार संभल को भगवान कल्कि का जन्म स्थान माना जाता है। आपके विकास को एक नई उड़ान देगा और संभल को भगवान कल्कि के अवतार की पावन धरा के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान देगा। इस विश्वास के साथ जहां एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल को विकास की नई सौगातें दी, वहीं दूसरी ओर उन्होंने साफ किया कि उत्तर प्रदेश अब गुंडा राज या दंगों के लिए नहीं, बल्कि विकास, आस्था और सुरक्षा की पहचान बनेगा। भगवान कल्कि की इस पावन भूमि से सीएम ने जनता को विश्वास और दंगाइयों को कड़ा संदेश दिया कि अब प्रदेश की पहचान सिर्फ और सिर्फ विकास और विश्वास होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, RNG। चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग का काम भारतीय लोकतंत्र को बचाना है, न कि उसे नष्ट करना। उन्होंने कहा कि जो कुछ कर्नाटक में हुआ वह अकेले एक राज्य का मामला नहीं, बल्कि एक पैटर्न है। ये सुनियोजित साजिश और एक राज्य दर राज्य पूरे देश में दोहराई जा रही है। राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस ने इस पैटर्न को गहराई से अध्ययन किया और पूरी तरह आश्वस्त भी है कि यह केवल कर्नाटक तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे भारत में मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है। What we are saying to the Election Commission is you're not in the business of destroying Indian democracy. You're in the business of protecting it. All this information now, this is evidence. Not just the Karnataka information, every single voter list of the country, this is a crime that is being committed against the Indian Constitution, against the Indian flag. Okay, this is nothing less than that. And this is evidence of the crime in one assembly. We are absolutely convinced because we see the pattern. We have studied the pattern. We are absolutely convinced that this crime is being done at a huge scale across the country, in state after state after state. So for us, the CCTV footage and the voter list is now evidence in crime. And the
Election Commission is busy trying to destroy it. तो वही खबर सामने है जहां राहुल गांधी को ईसीआई का नोटिस, राहुल गांधी को ईसीआई से भेजा गया नोटिस। वहीं वोट चोरी के आरोपों पर नाराजगी रूल 20(3)B के तहत नोटिस। तो वहीं आपको बताते चले राहुल गांधी को ईसीआई ने भेजा नोटिस। वोट चोरी के आरोपों पर नाराजगी जताते हुए ये नोटिस भेजा गया है, जहां रूल 20 के तहत ये नोटिस भेजा गया है। वहीं वोट चोरी को लेकर ये पूरा मामला, जिसके तहत आपको बताते चले राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया है। तो वहीं आपको बता दें कि ईसीआई ने नोटिस भेजा है राहुल गांधी को वोट चोरी के आरोप पर नाराजगी। वहीं रूल 20(3)B के तहत ये नोटिस जो है राहुल गांधी को भेजा गया। वहीं आपको बताते चले बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जहां राहुल गांधी को ईसीआई का ये नोटिस। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।